हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि मैनेजमेंट का पोर्शन है, यानी कि जो सेकंड क्लास मैनेजर का फर्स्ट क्लास मैनेजर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका भी मैनेजमेंट का पोर्शन है, यानी एमएमएलएस है, माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी है, उसमें से जो मैनेजमेंट का पोर्शन होता है वो सब वीडियोज़ मैं छोटे छोटे करके बना रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोज़ तो मैं यूट्यूब में डालूंगा। और अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, चाहे आप सेकंड क्लास मैनेजर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो डीजीएमएस एग्जाम के लिए, ठीक है, चाहे आप डीजीएमएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सेकंड क्लास मैनेजर का पेपर हो या फर्स्ट क्लास मैनेजर का पेपर हो, इसमें अगर एमएमएलएस नाम की पेपर है, यानी माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी नाम का पेपर है, तो आपका ये पूरा पोर्शन, चाहे आप कोल वाले हो चाहे आप मेटल वाले हो, ए टू जेड पोर्शन आपका पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। सिलेबस जो एमएमएलएस पेपर है, माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का जो पेपर है, वो पेपर का पूरा पोर्शन कवर किया जाएगा। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके कोर्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। 6200670155 इस पे आप व्हाट्सअप नंबर पे कोशिश कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, क्योंकि मैं पाताल लोक में रहता हूं तो शायद नेटवर्क लगे ना लगे, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 6200670155 पे, अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास का। चलिए डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो है पर्सनल मैनेजमेंट का। पर्सनल मैनेजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चाहे सेकंड क्लास की तैयारी कर रहा हूँ चाहे फर्स्ट क्लास की तैयारी कर रहा हूँ। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो पर्सनल मैनेजमेंट में जो आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनमें से एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को पहले हम लोग ठेठ देहाती भाषा में समझेंगे, उसके बाद उसको हम लोग टेक्निकल शब्दों में एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो तो आपके दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है? पहला वर्ड आता है कि यार कोई कंपनी होगा, कोई फैक्ट्री होगा, ठीक है ना। जैसे अमेजन हो सकता है, अमेजन एक ऑर्गेनाइजेशन है। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोल इंडिया लिमिटेड है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। मॉइल है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कंपनी पकड़ लो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कंपनी पकड़ लो, प्राइवेट कोई भी कंपनी पकड़ लो, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है? क्या हम एक आदमी हायर करेंगे और बोलेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन बना लो और आप ऑर्गेनाइजेशन को चला लो? क्या ये चला लेगा? नहीं चला पाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना तो कुछ कैसे होता है। सबसे पहले होते हैं आपके सीएमडी या तो चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, या तो चेयरमैन होंगे। चेयरमैन के नीचे क्या होंगे? चेयरमैन के नीचे बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स का टीम होगा। कोई हो सकता है, मैं अगर कोल इंडिया की बात करूं तो ऐसा कर लेता हूं, कोई डायरेक्टर मैकेनिकल होंगे, कोई इलेक्ट्रिकल होंगे, कोई आपके माइनिंग वाले होंगे, कोई प्रोडक्शन के होंगे, कोई मेडिकल के होंगे, ठीक है, कोई सेफ्टी के होंगे, ठीक है, कोई इन्वायरमेंट के होंगे। ऐसा कर करके बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकंड लेवल पे अगर मान के चलिए तो क्या हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे जब आप जाते हो तो आपको क्या मिलते हैं? बहुत सारे जनरल मैनेजर मिलते हैं एरिया लेवल पे, ठीक है, एरिया लेवल पे बहुत सारे जनरल मैनेजर मिलते हैं। अब इसके नीचे जाते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑफिसर आते हैं, एजेंट जिसको बोलते हैं, एजेंट आते हैं। अब इसके नीचे आप जाके देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग माइंस के मैनेजर होते हैं। फिर मैनेजर के नीचे जाके देखोगे, अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो यूजीएम अंडरग्राउंड मैनेजर मिलेंगे। अगर ओपन कास्ट है या मतलब मेटल माइंस है तो यूजीएम मिलेंगे। अगर मेटल माइंस नहीं है तो असिस्टेंट मैनेजर सब जो होते हैं, है ना। आपका अंडर मैनेजर सब जो होते हैं, अंडर मैनेजर सब, ये सब आपके उसी के कैटेगरी में आते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर, ये सब आते हैं। इसके बाद आके देखोगे आप उसके नीचे तो आपको ओवरमैन मिलेंगे या फॉरमैन मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो माइनिंग सरदार, माइनमेट मिलेंगे, ठीक है, ऐसा करके आपको दिखेगा। लेकिन आप इसी के बराबर में देखोगे तो जो जीएम एरिया लेवल पे बनते हैं, इसके बाद मैनेजर होते हैं। मैनेजर के बाद अलग अलग डिसिप्लिन के आपके इंचार्ज होते हैं, जैसे मैकेनिकल के कोई असिस्टेंट मैनेजर लेवल के होंगे, मेडिकल के असिस्टेंट मैनेजर के लेवल के होंगे। तो एक तरह से आप देखा जाए तो जो फ्रेमवर्क होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो कुछ इस तरीके का बनता है। अब ये जो फ्रेमवर्क मैंने पूरा का पूरा समझाया, ये फ्रेमवर्क में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि यार बहुत सारे आदमी हैं, एक आदमी नहीं है, बहुत सारे आदमी हैं, और बहुत सारे आदमी का कोऑर्डिनेशन चाहिए इसके लिए। जो डायरेक्टर है वो कंट्रोल रखेगा जीएम पे, जीएम आदेश मानेगा डायरेक्टर का, फिर वो नीचे फॉरवर्ड करेगा आदेशों को, है ना। ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं,
ठीक है, जो हर लेवल पे एक जिम्मेदारी साझा करता है, मतलब एक आदमी का जिम्मेदारी फिक्स करता है कि यार जो सीएमडी साहब होंगे वो बड़े बड़े फैसले लेंगे कि अगर हमको जो स्टेक है, हमारा शेयर है, वो शेयर बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, हमको नया वाला प्लांट लेना है कि नहीं लेना है ना, ये सब बड़े बड़े लेवल के फैसला करेंगे। जो डायरेक्टर लोग होंगे वो अपने अलग अलग डिसिप्लिन का फैसला लेंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल से रिलेटेड परामर्श देंगे, फैसला लेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल से, डायरेक्टर टेक्निकल वाले टेक्निकल फील्ड से, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का लेंगे, ऐसा करके होता है। इसके बाद एरिया लेवल पे जो जीएम होंगे वो अपने एरिया लेवल पे फैसले लेंगे, एजेंट जो होंगे वो 2-3 माइंस का फैसला लेंगे, प्रोजेक्ट लेवल पे फैसला लेंगे, मैनेजर जो होंगे अपना माइनिंग लेवल पे फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो इनका जो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क है, ये पूरी तरह से बटा हुआ है। यही होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कह सकते हो? ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हो यार कि इसमें ना कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है किसका? मैन का। अब भैया आदमी तो चाहिए, आदमी के साथ साथ हमको मशीन भी चाहिए होता है, बहुत सारे मशीन हमको जुगाड़ करना पड़ता है, बहुत सारे मशीनों को चलाना पड़ता है, और हमें उसको चलाने के लिए बहुत सारे मटेरियल का जरूरत पड़ता है। तो अगर आप ऐसा कहोगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोऑर्डिनेशन है बहुत सारे आदमी का, बहुत सारे मशीन का, बहुत सारे मटेरियल का, ठीक है ना। और ये क्यों कर रहे हैं हम? ये वाला जो आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन आखिर क्यों कर रहे हैं आप? ये कोऑर्डिनेशन आप कर रहे हैं कि जो हमारा टारगेटेड आउटपुट है, कुछ ना कुछ तो हमारा आउटपुट होगा ना यार। हम कंपनी बना के ऐसे थोड़ी कुछ ना कुछ तो बेच रहे होंगे, कोयला निकाल रहे होंगे, लोहा निकाल रहे होंगे, सोना निकाल रहे होंगे, लोहा बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। तो जो हमारा टारगेटेड आउटपुट है उसको हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम इफिशियंसी से काम करें, मैक्सिमम इफिशियंसी से काम करे, है ना, इन मिनिमम कॉस्ट में हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचे और हम मैक्सिमम इफिशियंसी से काम करें। ये हमारा ध्यान रखता है विथ सेफ्टी। अब ये जितने भी टर्म मैंने लिखा है, आप इसको अगर पिरो दोगे ना तो एक अच्छा सा डेफिनेशन बन जाएगा। क्या डेफिनेशन बन सकता है? ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर in which there is coordination of man, machine, material to achieve targeted output by using maximum efficiency under minimum total cost। ये हो गया एक तरह से डेफिनेशन। अब इस टाइप के आप समझ गए हो। अब अगर ऐसा करेगा कि वो डेफिनेशन दे देगा, पूछेगा किसका डेफिनेशन है, कुछ भी तरीके से घुमाएगा, तो आप इन शब्दों पे गौर कीजिएगा। कोऑर्डिनेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में मैन का, मशीन का, मशीनरी का। तो अगर आपको पूछेगा ये स्ट्रक्चर वेयर कोऑर्डिनेशन ऑफ मैन, मशीन एंड मटेरियल्स आर डैश, तो आपको लिखना है ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ भी बना सकता है, ऐसा नहीं कि रटा रटाया जो क्वेश्चन आज तक पूछा था, जो क्वेश्चन पूछा है कभी वही पूछेगा, कुछ भी बना सकता है। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट अगर डिटेल में क्लियर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। टारगेटेड आउटपुट क्या होता है? हम साल भर में या क्वार्टरली, ठीक है, मेटल माइनिंग में क्या करते हैं हम लोग? क्वार्टरली टारगेट फिक्स करते हैं, कभी कभी हम लोग एनुअली टारगेट फिक्स करते हैं। तो एनुअली टारगेट आपका, क्वार्टरली टारगेट, मंथली टारगेट, वो टारगेट को हम अचीव करते जाते हैं अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हुए। मिनिमम कॉस्ट, हमारा कोशिश ये होता है कि हमारा मिनिमम खर्चा हो, ऐसे करके हम पूरा करते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आप ऑर्गेनाइजेशन कहते हो, ठीक है, ओके। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ग्रुपिंग हो रहा है, ठीक है, इसमें ग्रुपिंग हो रहा है। ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया कि जो हम आदमी को जोड़ रहे हैं, अलग अलग टाइप के आदमी को, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ, चलिए मैं लिख दे रहा हूं। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ मैन पावर। मैन पावर का आप क्या कर रहे हो? एसोसिएशन कर रहे हो, जोड़ रहे हो, इसी को बोलते हो आप ग्रुपिंग। अब ये जो ग्रुपिंग होते हैं वो कुछ टाइप्स के होते हैं। ग्रुपिंग अलग अलग टाइप के होते हैं, जो आपको समझने वाली बात है। जैसे आपको बोल देगा ग्रुपिंग बाय फंक्शन, आप अगर किताब पढ़ोगे तो आपको ये सब वर्ड मिलेगा, ग्रुपिंग बाय फंक्शन। अब ग्रुपिंग बाय फंक्शन का क्या मतलब है इसको समझते हैं। जैसे हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन का एक अलग टीम बना देंगे और उसमें कुछ व्यक्ति होंगे, अलग अलग पोस्ट होगा उनका, अलग अलग उसका ड्यूटी
होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, हर व्यक्ति का अपना एक काम होगा, तो वो सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड बातों पे ध्यान देगा। इसके बाद मेंटेनेंस की बात करें तो मैकेनिकल का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस का अलग अलग डिसिप्लिन होगा, डिपार्टमेंट होगा। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका काम सिर्फ इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस का होगा, ईएमसी, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड केयर। तो इसका काम होगा ईएमसी का, यानी इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड केयर का काम होगा मेंटेनेंस वाला, ठीक है। तो ऐसे कुछ व्यक्ति निकाल देंगे जिनका काम होगा सिर्फ मेंटेनेंस करना। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो खास सेफ्टी पर ही ध्यान देंगे, जैसे सेफ्टी ऑफिसर हो गए, है ना, और भी जो लोग होते हैं। ऐसे तो सेफ्टी सबका काम है, लेकिन सेफ्टी पे ध्यान देने के लिए कुछ स्पेशल व्यक्ति निकालेंगे ताकि उन पे ध्यान रहे। कुछ ऐसे इंजीनियरिंग वाले होंगे जो सिविल का, कंस्ट्रक्शन का काम करता हो, कुछ माइनिंग वाले करते हो, ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो स्टोर में काम करेंगे, उनका काम सिर्फ यही होगा परचेजिंग कितना हो रहा है, अकाउंटिंग वगैरह देखने का, कितना सामान आ रहा है नहीं आ रहा है, इन्वेंट्री मेंटेन करने का पूरा ये काम होंगे आपके स्टोर वालों का, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिसको अकाउंट्स के लिए बैठा देंगे, फाइनेंस के लिए बैठा देंगे, जो व्यक्ति वहां पे काम कर रहा है, हिसाब किताब फाइनेंस का पूरा देखना, कितना खर्चा हो रहा नहीं हो रहा है, इसका हिसाब किताब देखने का काम करेगा। तो ये आप क्या कर रहे हो, फंक्शन का मतलब होता है काम। आप देख रहे हो कि काम के हिसाब से आप लोगों के एक ग्रुप को बांट दिए। प्रोडक्शन का एक अलग ग्रुप हो गया, मेंटेनेंस का एक अलग ग्रुप हो गया, सेफ्टी का अलग ग्रुप हो गया, सिविल इंजीनियरिंग का अलग ग्रुप हो गया, इन्वेंट्री का अलग ग्रुप हो गया, फाइनेंस का अलग ग्रुप हो गया। तो आप ग्रुपिंग कर दिए हो बाय फंक्शन, ग्रुपिंग बाय फंक्शन। तो आपसे ऐसा नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा कि प्रोडक्शन के हिसाब से हम व्यक्तियों का एसोसिएशन किए, तो ये इनमें से कौन से कैटेगरी में आएगा, ग्रुपिंग बाय फंक्शन में आएगा, ग्रुपिंग बाय एक्टिविटी में आएगा, ग्रुपिंग बाय प्लेस में आएगा, ग्रुपिंग बाय टाइम में आएगा, ऐसा करके आपको देगा। तो ग्रुपिंग बाय फंक्शन आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगला है ग्रुपिंग बाय प्लेस एंड एक्टिविटी। प्लेस एंड एक्टिविटी, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम अलग अलग जगह पे लगाते हैं। जैसे हमारे माइंस में जो एसोसिएटेड चीजें होती है, जैसे वीटीसी होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। तो वीटीसी में अगर हम कुछ लोगों को लगा दिए तो वो उनका एक अलग ग्रुप हो गया। वो क्या करेंगे, वो सिर्फ ट्रेनिंग का काम करेंगे, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का काम करेंगे, ठीक है। उनको वीटीसी में रख दिए। कंपनी के खुद के बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, उस हॉस्पिटल में एक अलग टीम काम करेगी, जो क्या करेगी, जो सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का काम करेगी। यहाँ पे देखो प्लेस एंड एक्टिविटी है। प्लेस का मतलब देखो बताते, ऊपर वाले को एक बार फिर से गौर से देखो। ग्रुपिंग बाय फंक्शन, प्रोडक्शन, माइंस का प्रोडक्शन करना, हमको माइंस के अंदर ही रहेगा। मेंटेनेंस, माइंस के अंदर मशीन चल रही है, माइंस के अंदर जाके मेंटेनेंस करना है। सेफ्टी, माइंस के अंदर हमको सेफ्टी देखना है, माइंस के अंदर जाके करना है। इंजीनियरिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन माइंस के अंदर या माइंस के आजू बाजू में हो रहा है। स्टोर हमारे माइंस के एरिया के अंदर में ही होता है, प्रीमिसेस के अंदर में, जिसमें माइंस के सामान रखे जाते हैं। तो ये सब का सब प्लेस एक ही है, यहाँ पे प्लेस अलग अलग नहीं है, यहाँ प्लेस एक ही है। यहाँ पे सिर्फ काम डिफरेंट है लोगों के, एक ही जगह लोग जा रहे हैं और जाके अलग अलग टाइप के काम कर रहे हैं। तो ये ग्रुपिंग बाय फंक्शन हो जाएगा। लेकिन ग्रुपिंग बाय प्लेस एंड एक्टिविटी में ध्यान दीजिएगा, एक आदमी माइंस में काम कर रहा है, तो एक आदमी वीटीसी में काम कर रहा है, तो एक आदमी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो एक आदमी लोकल कहीं पे कुछ है वहां पे काम कर रहा है, कंपनी का स्कूल है उसमें कोई आदमी काम कर रहा है, कोई बस चलाने का काम कर रहा है, कोई कहीं और है। मतलब लोकेशन अलग अलग है भाई साहब, लोकेशन अलग अलग है और कार्य तो आपका अलग है ही। तो ग्रुपिंग बाय प्लेस एंड एक्टिविटी आपको ध्यान देना है। अगर आपको कभी भी ऐसा एग्जांपल देके पूछेगा कि इनमें से कौन से कैटेगरी में आता है, तो आप आराम से चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं ग्रुपिंग बाय टाइम। तीसरा है ग्रुपिंग बाय टाइम। ग्रुपिंग बाय टाइम, अब ये क्या है भैया, समय है सर, समय है। समय क्या है समझिएगा। अब देखिए ऐसा है कि आपका माइंस है, माइंस के सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में चलता है क्या, सेकेंड शिफ्ट में बंद रहता है क्या? आप बोलोगे नहीं यार, फर्स्ट शिफ्ट में भी चलता है, सेकेंड शिफ्ट में भी चलता है, और मेरा माइंस तो बहुत मजेदार माइंस है, बहुत अच्छा माइंस है, तो हमारा माइंस थर्ड शिफ्ट में भी यानी नाइट में भी चलता है। तो अब देखो यार, फर्स्ट शिफ्ट में ना अलग लोग आ रहे होंगे, हो सकता है इसमें इलेक्ट्रिकल वाले जो टीम होंगे वो अलग आ रहे होंगे, मैकेनिकल वाले लोग अलग आ रहे होंगे, माइनिंग करने वाले अलग लोग होंगे, जो लेबर लोग होंगे वो अलग होंगे इस टीम में। सेकंड शिफ्ट में अलग लोग आ रहे होंगे, थर्ड शिफ्ट में अलग लोग आ रहे होंगे। अब आप बोलोगे सर हमारा तो रोटेशन चलता है, हमारा तो रिले अलग, रिले एक सेट है लेकिन हमारा रोटेशन चलता है। रिले क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं हमारे वो कॉमन होते हैं। जैसे रामा है, रामा के साथ साथ भरत है,
भरत के साथ साथ मान के चलिए उसका कोई दोस्त है, शत्रुघ्न है, ठीक है, शत्रुघ्न के रामायण वाला बता रहा हूँ, शत्रुघ्न के साथ साथ रमेश है, तो ये चारों दोस्त है, चारों दोस्त साथ में ड्यूटी करते हैं, तो ये चारों हमेशा साथ में ही रहते हैं, जब शिफ्ट चेंज होता है चारों का साथ में होता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहते हो, रिले कहते हो। तो रिले को ध्यान दीजिएगा, रिले ये होता है और शिफ्ट होता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। जैसे फर्स्ट शिफ्ट मान के चलिए 6 बजे सुबह से लेकर के चलता है आपका, 6 नहीं 7 कर देता हूँ, 7 बजे सुबह से लेकर के चलता है 3 बजे शाम तक। सेकंड शिफ्ट चलता है 3 बजे शाम से लेकर के आपका 9 बजे 11 बजे शाम तक, रात तक। फिर 11 बजे रात से लेकर के 7 बजे सुबह तक एक अलग टीम चलता है। तो ये सब आपका शिफ्ट का ड्यूरेशन। शिफ्ट इज ए टाइम इंटरवल। शिफ्ट बेसिकली क्या है, टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो ग्रुपिंग बाय टाइम का मतलब है कि हम ग्रुप बना दिए हैं ताकि अगर उसमें हर ग्रुप में क्या है, हर ग्रुप में हमारा इलेक्ट्रिकल वाला आदमी है, मैकेनिकल वाला आदमी है, माइनिंग वाला आदमी, और एक ग्रुप बना दिए हैं, वो फर्स्ट शिफ्ट में चल रहा है, दूसरा आदमी सेकंड में चल रहा है उसी तरह का ग्रुप, तीसरा ग्रुप ऐसे ही थर्ड में चल रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग बाय टाइमिंग। तो आपसे वो नहीं पूछेगा, आपसे बोलेगा एक रिले है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली फर्स्ट शिफ्ट में चल रहा है और एक दूसरा रिले है वो सेकंड शिफ्ट में चल रहा है। तो ऐसे ग्रुपिंग ऑफ फंक्शंस, ऐसे ग्रुपिंग को आप क्या कहोगे, ग्रुपिंग बाय टाइम कहोगे, ग्रुपिंग बाय प्लेस एंड एक्टिविटी कहोगे, ग्रुपिंग बाय फंक्शन कहोगे। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रुपिंग बाय टाइम हो जाएगा ये। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को आप अगर क्लियर रखोगे तो आपका बहुत सुविधा होने वाला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला। अब जो लास्ट है वो है ग्रुपिंग बाय सर्विसेज। ग्रुपिंग बाय सर्विसेज। अब ये सर्विसेज में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, यार सर्विसेज क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके, देखिए सर्विसेज का मतलब होता है सेवा, ठीक है, सर्विसेज का मतलब होता है सेवा। इससे हमको प्रॉफिट हो रहा है क्या, नहीं, मतलब प्रोडक्शन वाला चीज तो इसमें आएगा ही नहीं, दिमाग में रख लीजिएगा, प्रोडक्शन वाला चीज तो इसमें आएगा ही नहीं कि प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा फायदा होगा, नहीं। सर्विसेज मतलब सेवा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमको प्रोडक्शन चलाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह चलाने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है। जैसे स्टोर का मेंटेनेंस होता है, स्टोर तो भाई फंक्शन में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, यहाँ तो दोनों कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट हमको बनाने पड़ते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, ठीक है ना। कुछ काम होते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, सिस्टम से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो हमारा वेलफेयर वाले काम करते हैं, तो ये सब का ग्रुपिंग बाय सर्विसेज के अंदर में आ जाएगा। जैसे CSR, CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट, बहुत अच्छा चीज है ये, मैं आपको समझाऊंगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा, बस आप टिके रहना, है ना। तो ये जो है ना CSR, अगर आपसे पूछेगा CSR इनमें से कौन से कैटेगरी में, अगर हम CSR में बहुत सारे ग्रुप के लोगों को लगा रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ मैन कर रहे हैं, तो ये कौन से ग्रुप के अंदर में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा ग्रुपिंग बाय सर्विसेज के अंदर में आएगा, ठीक है। चलिए अब ये चारों को आप एक बार देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं किताब खोल के एक बार आपको रीडिंग डाल देता हूँ ताकि कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ, रुक जाओ एक सेकेंड, चल रहा है ना, हाँ चलिए चल रहा है भैया। मैं क्या कर रहा था, हाँ पेन ले रहा था, रुको एक मिनट, एक सेकेंड में पढ़ लेता हूँ फटाफट, है ना, कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है, इट इज ए सच ए स्ट्रक्चर वेयर देयर इज कोऑर्डिनेशन ऑफ मैन, देखिए लिखा हुआ है, मशीन एंड मटेरियल, जो कि मैंने बताया, इन सच ए फॉर्म दैट टारगेटेड आउटपुट इज अचीव्ड एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी अंडर मिनिमम कॉस्ट इज अश्योर्ड। अब ये सब टर्म अगर आपको याद रहेगा, अगर आप कॉन्सेप्चुअल अच्छे से पढ़े हो, मेरा ध्यान से अगर आप देखे हो, तो आपको अगर ऐसा लिख के बाद डेफिनेशन पूछ देगा कि बताइए इसका कौन सा डेफिनेशन किस चीज का है, 50 को कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे देगा, फिर भी आप आराम से टिक मारोगे क्योंकि आप इन चीजों को समझे हो, ठीक है। ये आपको समझने का बहुत जरूरत है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें होती है, आपको सब एक जैसा लगेगा लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है आगे, इट इज एसेंशियली अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन विद प्रॉपर डेलीगेशन एट ईच लेवल टू डिस्चार्ज देयर असाइन्ड ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी। मैंने बताया हर व्यक्ति का ड्यूटी रिस्पांसिबिलिटी अलग रहेगा इसमें। इन ऑर्डर टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन वेरिएंट जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर, दे टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग का टाइप बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। ग्रुपिंग बाय फंक्शन, दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, अगर आपसे पूछेगा डिपार्टमेंटलाइजेशन इनमें से कौन से ग्रुप में आता है, तो ग्रुपिंग बाय फंक्शन में आता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फाइनेंस एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, माइनिंग एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, स्टोर वाला एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट सेक्शन एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, ट्रेनिंग एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, तो इसमें डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो ग्रुपिंग बाय फंक्शन को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन
ऑथराइजेशन आपका इसी कैटेगरी में आएगा, बहुत कॉमन है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया इन कोल कंपनी एग्जांपल ऑफ सच ग्रुपिंग आर प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, सेफ्टी, इंजीनियरिंग, स्टोर, परचेजिंग, जो कि मैंने बता चुका है, ठीक है। चलिए वही सब चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा इसमें। उसके बाद लिखा है ग्रुपिंग बाय प्लेस एंड एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी द सर्विसेज कैन बी रेंडर्ड इजीली इफ दे आर ग्रुप्ड एज द प्लेस एंड एक्टिविटी। प्लेस एंड एक्टिविटी के हिसाब से, जैसे दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग एज्यूमेन इन डाइवर्जिंग प्रीमिसेस। डाइवर्जिंग प्रीमिसेस मतलब एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पे है। प्रीमिसेस का मतलब होता है बाउंड्री एरिया के अंदर, तो अलग अलग एरिया के अंदर में, जैसे मैंने बताया ना, माइंस अलग जगह, स्कूल अलग जगह, देखिए स्कूल अलग जगह, हॉस्पिटल अलग जगह, बीटीसी अलग जगह, बीटी सेंटर अलग जगह, लोकल अम्यूजमेंट सेंटर जो होते हैं, है ना, सामुदायिक केंद्र वगैरह, सब अलग अलग जगह, ठीक है। तो इसका कुछ अलग काम होता है। इसके बाद बोला गया है ग्रुपिंग बाय फंक्शन इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम आउटपुट विद रिक्वेस्ट साइट सेफ्टी इन प्लेस द वर्किंग इन माइन और इन लार्ज enterprises are grouped in shift. Sometimes some work or any other type of work is in different shift is accomplished as per the requirement of the company. Production may be carried out in two shift. देखिए मैंने बताया कि अब कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर माइंस में ऐसा देखा गया है, भारत में तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन विदेशों में ऐसा होता है कि दो शिफ्ट में लगातार काम चलता है और नाइट शिफ्ट में जनरली मेंटेनेंस का काम होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा भी है थ्रो इन मेजॉरिटी ऑफ माइंस इन इंडिया प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन ऑल थ्री शिफ्ट। भारत में तीनों शिफ्ट में प्रोडक्शन कैरिड आउट होता है, क्योंकि देखो इसमें इतना डिमांड है ना भारत का कि उस डिमांड को पूरा करते करते आबादी बढ़ जाता है। आबादी बढ़ जाता है तो फिर हमारा डिमांड बढ़ जाता है, तो डिमांड बढ़ता है तो फिर हमको और काम करना पड़ता है, ठीक। फर्स्ट शिफ्ट एंड ओवरहॉलिंग एंड मेजर शिफ्टिंग टेक्स। और बोला गया है कि जैसे मशीन शिफ्ट करना है तो हॉलीडे वाले दिन ये सब काम होगा, ठीक है, ताकि हमारा समय बच सके। Therefore, more workers are observed in morning shift where miners of first shift as well in general shift are grouped together, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादातर आदमी इसलिए होते हैं क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह, मशीनरी शिफ्ट वगैरह ये सब होता है। चलिए उसके बाद बोला गया ग्रुपिंग बाय सर्विसेज भी, जैसे बड़ी कंपनीज है कोल माइनिंग सेक्टर में, मिनरल सेक्टर में, उसमें क्या होता है सेपरेट यूनिट होते हैं पर्टिकुलर कोई चीज़ के, जैसे कंप्यूटर सिस्टम मेंटेन करने वाले अलग लोग होंगे, वेलफेयर के लिए एक अलग से टीम होगी, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से लोग होंगे, स्टोर के लिए अलग से लोग होंगे, जो मैंने बताया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब बढ़ते हैं आगे। अब बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रिंसिपल हो सकता है? देखो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या प्रिंसिपल हो सकता है, जैसे हर लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए, जैसे मैनेजर कंट्रोल रखेगा आपका असिस्टेंट मैनेजर पे, असिस्टेंट मैनेजर कंट्रोल रखेगा फॉरमैन पे, फॉरमैन कंट्रोल रखेगा आपका माइनमेट पे, माइनमेट कंट्रोल रखेगा लेबर पे। तो हर लेवल पे कुछ ना कुछ कंट्रोल है और हर लेवल पे कुछ ना कुछ ग्रांट अथॉरिटी है, मतलब हर किसी का एक अपना कार्य क्षेत्र है, ऑथराइजेशन है कि वो उसी कार्य क्षेत्र पे रहेगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। जैसे माइनमेट का पर्टिकुलर 2 फेस हम दे दिए हैं तो वो 2 फेस को देखेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये ग्रांट ऑफ अथॉरिटी हो गया, ठीक है, वर्क डिवीजन हो गया, है ना, लेवल ऑफ कंट्रोल है, इसमें कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है कि जैसे टाइम फ्लेक्सिबल है ना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो सकता है एक दूसरे के अंदर ढल जाना, ठीक है, जैसे उसको फर्स्ट शिफ्ट में बुलाया फर्स्ट शिफ्ट में आ गया, सेकंड शिफ्ट में बुलाया सेकंड में भी आ सकता है, नाइट में बुलाया तो नाइट में भी आ सकता है, तो ये सब हो गया, ओके। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में बोला गया है कि हेल्दी कब हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कब माना जाता है कि अच्छा। तो इसका मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर ये पढ़ दूंगा यार, पढ़ने क्या है, रीडिंग तो आपको डालना है। पहले मैं समझा देता हूँ, मेरे दिमाग में जितने पॉइंट है, फिर किताब वाला देख लेंगे क्या है, कुछ छूट गया होगा तो लास्ट में देखेंगे, है ना, इंसान है भैया, दिमाग से उतर जाता कुछ बातें। देखो यार एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कब माना जाता है, गुड बोलो, हेल्दी बोलो। एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कब हम मानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्दी है? तो देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ना उसका ज्वाइनिंग से, यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा है कि हम फलना का लड़का को, है ना, उसका लड़की को, उसका पहचान वाले को, मैनेजर साहब का दामाद जी का लड़का को, उसका मौसा का लड़का, उसका साड़ू का लड़का, अगर ऐसा करेंगे भैया तो होगा, कंपनी चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हम सीबीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट, हालांकि ओएमआर वाला उतना सक्सेस नहीं है, सीबीटी अभी होने लगा, सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं
तो फिर उनका इंटरव्यू लेंगे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनका शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। तो ये सब सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर ये बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट टाइप का है, तो उसमें जो लोग आएंगे वो टैलेंटेड लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, जो जानकारी रखे होंगे उस चीज़ों का, वो ऐसे लोग आएंगे। वैसे लोगों को ट्रेनिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो थ्योरी पढ़ चुके हैं, उनको प्रैक्टिकली हमको महीना 2 महीना गाइड करना है, उसके बाद वो आराम से काम को संभाल सकते हैं। अब नए नौसिखिया को हम ले आएंगे जिसको कुछ जानकारी नहीं है, उसका मौसा का लड़का, उसका फूफा का लड़का, तो फिर उसको समझिएगा कि उसके पास ना टैलेंट है ना कुछ है। तो टैलेंट भी हमको परखना बहुत जरूरी होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा बेसिकली लोग आएंगे, उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का माहौल रहेगा। इसके बाद क्या है, जैसे रिलायबल कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया मैनेजर साहब का असिस्टेंट मैनेजर साहब के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन। अब असिस्टेंट मैनेजर ने देखा कि फेस पे कुछ सामान का जरूरत है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, वर्किंग प्लेसेस है, वहाँ पे कुछ सामान का आवश्यकता है। तो उन्होंने मैनेजर साहब को बताया कि यार हमें ना ये सामान का आवश्यकता है, अगर आप ये सामान दे दोगे तो कल से हम ये काम शुरू करेंगे। अब मैनेजर साहब इस चीज़ को सीरियसली लिए, वाकई में वो फोन वोन घुमाए, और कल की जगह आज ही मैंने असिस्टेंट मैनेजर साहब को सामान उपलब्ध कराए। बोले कि भैया कल छोड़ो, तुमको हम आज ही देते हैं, तुम ये काम जो आप करा रहे हो अच्छे तरीके से कराओ। तो इससे क्या होगा, असिस्टेंट मैनेजर के अंदर एक भरोसा डेवलप होगा, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट वहां पे बनेगा, और असिस्टेंट मैनेजर बोलेगा यार मैनेजर साहब काम को लेके बहुत तत्पर हैं, तो उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगा और वो काम को अच्छा करेंगे, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन वही वाला अगर मैनेजर बोलेगा असिस्टेंट मैनेजर को क्या, अरे छोड़ो ना, सामान नहीं है तो रहने दो, मत करो, मेरा क्या जाता है, तुम्हारा क्या जाता है, तो असिस्टेंट मैनेजर भी तो चील मारेगा ना भाई कि अरे जा, मेरा क्या जाता है, मेरा थोड़ी कुछ जाता है, पगार आ रहा है भैया हमको, मेरा को क्या मतलब है, बराबर टाइम पे सैलरी आ रहा है, कंपनी घाटे में जाए फायदे में जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है। अगर ऐसा सोच रहा है तो फिर क्या होगा, फिर प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, है ना। काम हमारा जो हो सकता था वो काम आज हो सकता था, वो कल होगा, परसों होगा, 10 दिन बाद होगा, तो इससे हमारा प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होगा, और कम होते होते फिर उस माइंस पे एक बहुत अच्छा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, करोड़ों में इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो रिलायबल कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होता है, नीचे वाले लेवल, ऊपर वाले लेवल, हर किसी का, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लैटरल, कोलैटरल, तो ये सब का जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो उसमें कोऑर्डिनेशन का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कंप्लीट डिवीजन ऑफ अथॉरिटी। कंप्लीट डिवीजन, अब ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। कंप्लीट डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, जैसे एक वर्किंग प्लेस है, वो 900 मीटर का है, ठीक है, और इसमें माइनमेट की संख्या है 2, माइनमेट बोलो, माइनिंग सरदार बोलो, उसमें 2 संख्या है, 2 लोग हैं। ठीक है, अब दोनों लोगों को पूरा जिम्मेदारी दिया गया है कि आप 900 मीटर के अंदर देखिए। तो 900 मीटर के अंदर देख रहा था, एक मान के चलिए साउथ एक तरफ हो गया, एक तरफ नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ वाला दोनों एक ही जगह पे बैठा था, जो माइनमेट था दोनों एक ही जगह पे बैठा था नॉर्थ तरफ। साउथ में कोई दुर्घटना हो गया तो अब दोनों एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहा है कि अरे अरे ये साउथ वाला उसका जिम्मेदारी था, ये बोला था हम देखेंगे, हम तो वहां थे, हम तो यहाँ थे, हम तो टॉयलेट करने गए थे, हम तो बाथरूम गए थे, हम तो खाना खाने गए थे, है ना। तो ऐसा बहाना चलेगा क्या। एक आप ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसमें क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन ऑफ अथॉरिटी कर देगा, यानी कि जो मैनेजर साहब होंगे या असिस्टेंट मैनेजर या फॉरमैन साहब, वो क्या करेंगे, वो बांट देंगे एरिया, भैया आपका ये एरिया है साउथ वाला और आपका है नॉर्थ वाला। आपका 400 मीटर साउथ का एरिया आपका हो गया, 500 मीटर नॉर्थ का एरिया आपका हो गया, क्योंकि आपके माइंस नॉर्थ साइड में प्रोडक्शन कम है इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा एरिया दे रहे हैं। तो ऐसे करके बांट देगा। अब अगर वहां कुछ होता है तो उसका संपूर्ण जिम्मेदारी, कंप्लीट अथॉरिटी जो होगा वो माइनमेट का होगा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें वो सीरियसली काम करेगा। ठीक है, सीरियसली काम करेगा, बोलेगा भाई अगर कुछ हो गया, गड़बड़ ऊपर नीचे हो गया ना, तो सब मेरा गर्दन पकड़ेगा, तो चलो ईमानदारी से काम करते हैं, कम से कम अपना जिम्मेदारी उठाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मैटर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना है तो आपको थोड़ा सख्ती रखना पड़ेगा। आपको जो प्रॉपर काम है, ड्यूटीज है, उसका प्रॉपर आपको देना पड़ेगा कि आपका ये काम है, ये नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इसके बाद एक होता है आपका प्रमोशन स्कीम। अब ये जो चीज है ना, इसको लेके बहुत सारे कंपनी में लोग रोते रहते हैं भैया। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डोंट माइंड, अगर आप ऐसे हैं तो डोंट माइंड, बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लोगों का थोड़ा सा सोच बताता हूँ। जैसे एक कंपनी है XYZ नाम की। इस कंपनी में क्या है, इस कंपनी में जो ग्रेड है, नॉन एग्जीक्यूटिव का जो ग्रेड है वो कुछ ऐसा है कि NE7, NE8, NE9, NE10। ठीक है, उसके बाद E0। ठीक, अब अगर माइन फॉरमैन की सर्टिफिकेट रखने वाले, माइन फॉरमैन की सर्टिफिकेट रखने वाले लोग अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब बाहर के जो लोग होते हैं, जो बाहर कंपनी से बाहर के लोग होते हैं, वो फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद आते हैं तो उनको डायरेक्ट NE9 में यानी कि बड़े ग्रेड में रखा जाता है। ठीक है, NE9 से फिर NE10 जाएंगे और फिर एग्जीक्यूटिव में चले जाएंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव का 9 ग्रेड से सीधा एग्जीक्यूटिव में उनको जो भी प्रमोशन नीति होगा उसके हिसाब से चले जाएंगे। लेकिन वही अगर कंपनी के लोग हैं, अगर कंपनी के माइन फॉरमैन है तो उनको NE7 ग्रेड में रखा गया है। तो अब इससे क्या होगा, इससे जो कंपनी के माइन फॉरमैन है उनके अंदर एक असंतोष पैदा होगा और ये उनको ये लगेगा कि यार मेरे पास भी माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया हूँ और मेरे को NE7 मिल रहा है, जबकि बाहर के जो कैंडिडेट है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दिए हैं, जो मतलब नया नया आए, फ्रेशर आए, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट है, उनका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में NE9 ग्रेड में आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर हो रहा है ना, तो ये एक असंतोष पैदा करेगा। इसीलिए जो प्रमोशन नीति होता है, प्रमोशन नीति है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो सब के सब थोड़े अलग टाइप के मिल रहे हैं। ठीक है, ओके, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा रुकिएगा 1 मिनट, मेरे को थोड़ा देखने दीजिए, चार्ज वगैरह का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। 1 सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। चलिए, तो अब देखते हैं आगे। तो बेसिकली क्या था कि जो आपका प्रमोशन नीति वगैरह रहेगा, जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए प्रमोशन नीति, जो प्रमोशन स्कीम्स वगैरह बनाए जाते हैं वो अच्छे तरीके से बनाए जानी चाहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं या जो मशीनरी है, आपको कोशिश ये करना चाहिए, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि लेटेस्ट मशीनरी आपको मिले, लेटेस्ट मशीनरी में काम करे। तो इससे क्या है, इससे जो वर्कर होंगे जो आपके उसके लिए काम कर रहे, जैसे मशीनरी चलाने वाले होंगे, तो उनको अगर लेटेस्ट मशीनरी दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिया जाएगा तो उनको एक एक्साइटमेंट रहेगा काम करने में, तो उनको मज़ा आएगा, वो अपडेट रहेंगे हर नई चीज़ों से जो मार्केट में आ रहा है, तो उनसे एक मोटिवेशन क्रिएट होगा और कंपनी का एक इन्वायरमेंट अच्छा होगा, काम करने में उनको मन लगेगा। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ अच्छा होगा, कंपनी का भी फायदा इसमें होता है। इसके बाद क्या होता है, एक होता है ह्यूमनाइजेशन। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ, एक फुल फॉर्म होता है HWWE, ये फुल फॉर्म पूछा हुआ है इसलिए इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर आपको वो चीज़ें अगर पता है ना, तो आप नंबर उठा लेते हो। ह्यूमनाइजिंग द वर्क एंड वर्किंग इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब ऐसा आपको वहां पे क्रिएट करना है, ऐसा आपको वहां पे माहौल क्रिएट करना है कि लोगों के अंदर एक ह्यूमनाइजेशन रहे, काम को लेके एक अच्छा इन्वायरमेंट बने। ठीक है, काम को लेके एक अच्छा इन्वायरमेंट बने। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझिएगा। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में ओवरमैन या माइन फॉरमैन आते हैं। ठीक है, अब ये जब माइंस में आते हैं तो अपना फर्स्ट शिफ्ट में जितना प्रोडक्शन किए, उस प्रोडक्शन के लिए एक अलग से बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है आपके माइंस के बाहर में, उसमें वो प्रोडक्शन लिखते हैं कि मेरा जो शिफ्ट का प्रोडक्शन था वो है 1403 टन। ठीक है, अब अगला शिफ्ट वाला जो आएगा वो देखेगा 1403 टन निकाला, अरे यार बहुत बढ़िया, रुको हम इससे ज़्यादा निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा वो 1403 के जगह पे क्या करेगा 1420 टन निकालेगा। तो अब इस चीज़ को देखेगा सेकंड शिफ्ट वाले का, और थर्ड शिफ्ट में अगर उसके पास भी संसाधन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है तो वो कोशिश करेगा कि यार इससे ज़्यादा हो सके, तो क्या करेगा 1450 टन। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक दूसरे को देख के जलन नहीं है, ये हेल्दी कंपटीशन है, ये कंपनी के अंदर होना चाहिए। इससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है, कंपिटिटिव माहौल बनता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है और लोग काम करते हैं अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, हेल्दी कंपटीशन में जीतने के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए ऐसा करता है। अब इसमें जो लगातार ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान में ला रहा है, आपको कोशिश करना चाहिए कि उसको एप्रिसिएशन मिले, उसको एक एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड दे दो, आपका मंथली प्रोडक्शन या क्वार्टरली प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, उसको कोई छोटा मोटा रिवार्ड दे दो, है ना, उसको बोनस दे दो कोई चीज़ का, कोई अच्छा सा। तो ये सब चीज़ को देख के ना लोग जो उसके
आपकी कंपनी में और भी लोग होते हैं, उनके अंदर भी मोटिवेशन आता है, यार क्या मस्त चीज़ है, चलो हम लोग भी करते हैं कोशिश, है ना। तो इससे पॉजिटिव बना रहता है इन्वायरमेंट और प्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छा होता है। अब ये जो मैं आपको कहानी बताई, ये आपको एक कहानी जैसा लग रहा होगा, सिंपल सिंपल चीज़ें। अब यही जो कहानी है, इससे बनते हैं सवाल। अब ये जो कहानी मैं आपको बताया, इससे सवाल बनते हैं, जैसे SWWE का फुल फॉर्म पूछ देगा आपको, है ना, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्कर, मतलब आपको अगर ये सब पॉइंट पते हैं तो फिर थोड़ा घुमाते थोड़ा फिराते आपका काम सही रहेगा, ठीक है। चलिए एक बार हम किताब का भी देख लेते हैं, किताब में क्या लिखा है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी हेल्दी व्हेन देयर एग्जिस्ट गुड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, देखिए लिखा हुआ है ना। कोऑर्डिनेशन लेटरल डाउनवर्ड अपवर्ड सब अच्छा रहना चाहिए। कंप्लीट डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आदमी का काम फिक्स होना चाहिए कि आपको यहाँ से यहाँ तक का दायरा है ना। एम्पल स्कोप फॉर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें प्रमोशन स्कीम वगैरह आता है, जो कि मैंने बताया। बेस्ट फ्लीट ऑफ मशीनरी, देखिए आउटसाइडर रेफरेंस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वैसा ही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। बेस्ट फ्लीट ऑफ मशीनरीज है, ह्यूमनाइजिंग वर्क है एंड वर्किंग एनवायरनमेंट है, अप्रिसिएशन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रिवॉर्ड वगैरह है, ठीक है। अगला क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस एंड इट्स मैनेजमेंट पढ़ने का। बहुत मस्त चीज़ है यार मैनेजमेंट, लोगों को लगता है कि बोरिंग चीज़ है ऐसा वैसा, मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ 1 महीना मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ लिए ना तबीयत से, जिसका मैनेजमेंट बहुत कमजोर है ना, जिसको लगता है मैनेजमेंट के सवाल नहीं बनते हैं, थोड़ा घुमा के पूछता है, थोड़ा फिरा के पूछता है, अगर डीपली घुस के पढ़ोगे ना यार, तो एक तो आपका लाइफ भर काम आने वाला है चीज़। आप जब जमीनी लेवल पे इसका इस्तेमाल करोगे ना, तो आप एक बहुत अच्छे मैनेजर लेवल तक बनोगे, मैनेजमेंट में जब रहोगे तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर पाओगे, प्लस आपका एग्जाम निकल जाएगा, वही बहुत बड़ी बात है। तो आप मैनेजमेंट को ना बहुत प्यार से पढ़ो, मैनेजमेंट बहुत प्यार से लिखा गया चीज़ है, बहुत वर्षों के तजुर्बों को कलम से लिखा गया है किताबों में, और उन किताबों को बनाया गया सिलेबस, और आपको एग्जामिनेशन में उन किताबों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इतने सारे लोगों ने इतना मेहनत किया है इतने सालों से, आप उनकी मेहनत को कैसे कह सकते हो कि बोरिंग है, बेकार है। तो आप पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, आपका आराम से सिलेक्शन होगा। आप खुद से पढ़ो, आप अगर मेरे से भी क्लासेस करना चाहते हो, चाहे आप फर्स्ट क्लास मैनेजर की तैयारी कर रहे हो कोल की या मेटल की, अगर आपका पेपर माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी है, जिसको MMLS बोलते हैं, यानी कि माइंड मैनेजमेंट से रिलेटेड पोर्शन है और लेजिस्लेशन जनरल सेफ्टी से रिलेटेड पोर्शन है, तो ये पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक मैं कवर करूंगा, मैनेजमेंट तो करूंगा ही, साथ में पूरा पोर्शन कवर करूंगा। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे 62000670, क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, 155 62000670 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इसमें पूरा जो आपका फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का सिलेबस होगा, पूरी तरह से माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन जनरल सेफ्टी का पोर्शन कवर कराया जाएगा, और आपका टेस्ट वगैरह भी उसमें दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज में मैं डालूंगा, बट अभी नहीं, अभी धीरे धीरे रिकॉर्ड कर करके वीडियो लेक्चर डालना, क्योंकि ज़्यादातर उसमें काम करने वाले हैं। तो लाइव क्लास आप अगर नहीं भी कर सकते हो, लाइव क्लास मैं ले भी नहीं रहा हूँ अभी, मैं रिकॉर्ड कर करके डाल दे रहा हूँ लेक्चर, ताकि वीडियो लेक्चर आपके पास अवेलेबल रहे, आपको जब टाइम मिले आप आराम से देखो, और जितनी बार आपको मन करे आप देख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, जब एग्जामिनेशन का टाइम आएगा तो टेस्ट मिलेगा, PYQ यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सिलेबस वगैरह पूरा डिटेल में डाला रहेगा, आपको गाइड करने के लिए मैं कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सब कुछ आपको मिल जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पे। आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा 62000670 मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।